हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। मे बी आप में से बहुत कोई डॉक्टर शिवा रामाकृष्ण अय्यर पद्मावती मैम को जानते हैं और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बस उनके नाम के ट्रिब्यूट बोल लो, उनके बारे में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बोल लो, कुछ भी इस सेशन को बोल लो, इस वीडियो को बोल लो, मैं वो करना चाहती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैम एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें। मैम एक फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन के दिखाइए। शी इज द फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया। वो फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने ये बात क्यों बोला है। मैम ने डॉक्टरी का माध्यम चुना। मैम ने इंडिया रुक के देश के लिए काम करना सही समझा। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज एक बार उनके जो बायोग्राफी है, उनकी जो जीवन कथा है वो सुनिए, वो जानिए। मे बी आप भी इंस्पायर्ड हो और आप कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि हम लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। मे बी मैम आपका इंस्पिरेशन बन सकती है। चलिए पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, दे वेरी इन देयर डिजायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जो पीपल्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है, ये तो बहुत अनसक्सेसफुल है, ये मतलब ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया और मैं तो कुछ कर ही नहीं। पर मैं अपना एग्जाम्पल ही देती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ तो कर ही नहीं रही हूँ, ना पढ़ाई में अच्छी हूँ, ना कोई जॉब है, ना कुछ है। तो पता है, और जो सक्सेसफुल है उनके लाइफ को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि अरे वो तो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन वो सक्सेसफुल कैसे बने? मेन मोटो, मेन थॉट ये है कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, अपने पोटेंशियल को कभी गिरने नहीं देते। वो उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया से अलग है, मैं यूनिक हूँ। इस चीज को वो हमेशा उनके अंग्रेज होता रहता है उनके अंदर कि हाँ मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग है, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। अगर अभी नहीं हूँ तो मैं बन जाऊंगा, अगर मैं हूँ तो मैं और भी ज्यादा होऊंगा, ऐसा टाइप्स का है। ठीक है, या फिर मैं हूँ अभी तो मैं और भी ज्यादा बन जाऊंगी, या फिर अगर अभी मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। बनने में क्या है, लेकिन अपने पोटेंशियल को, अपने यूनिकनेस को, अपने एबिलिटीज को कभी भी डिमोटिवेट मत करना, उनको हमेशा साथ में रहना। जैसे कि थॉट्स ने बोला है, ये जो थॉट मैंने बोला है, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल्स डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, दे वेरी इन देयर डिजायर्स। उनका जो चाहत होते हैं, उनका जो पोटेंशियल होता है, उनके जो सोच होते हैं, उसमें वो अलग कर जाते हैं, वो अपने आप पे बिलीव करते हैं। तो मैम भी ऐसे ही थी। मैम ने अपने ऊपर बिलीव किया। उन्होंने ये सोचा कि देश के लिए कुछ करते हैं, अपने इंडिया के लिए कुछ करते हैं। कि उस टाइम पे उन्होंने शायद उसी टाइम में कुछ गिने चुनी लड़कियां होंगी जो कॉलेजेस जाती थी, पढ़ाई करती थी, और मैम उनमें से एक थी। और जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए भी बहुत ही बंदिशें थी, वहाँ पे वो पढ़ाई करके विदेश जाके डिफरेंट डॉक्टर के अंडर स्टडीज करके वो फिर इंडिया वापस आई। इंडिया के लिए काम करने के लिए वो इंडिया रुकी, और ताकि इंडिया का जो कार्डियोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी का जो ग्रोथ है वो बढ़ पाए। उन्होंने यहाँ पे आके एनएच का निर्माण किया। उन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग आगे आगे इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं। मैम हमेशा बोलती रहती थी कि शी हैज सो मैनी ऑनर्स, शी नो लॉन्गर रिमेम्बर ऑल ऑफ देम। मैम क्या बोलती थी, शी हैज सो मैनी ऑनर्स, नो शी नो लॉन्गर रिमेम्बर देम। मतलब सोचिए कि कितनी टैलेंटेड थी, कितनी ज्यादा टैलेंटेड थी कि उनके पास इतना ज्यादा ऑनर्स थे कि वो उनको याद ही नहीं रख पाती थी। मतलब एक इंसान कितना ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। अभी उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। ये मैंने एक अप्रॉक्स ईयर्स लिया है, 60 to 70 ईयर्स। जैसे कि हम लोगों को पता है, उन्होंने जो लंदन, उन्होंने जब लंदन एमबीबीएस का डिग्री के बाद जब लंदन गए थे फर्दर स्टडी के लिए, तो वो साल था 1952। तो मैंने उसके अप्रॉक्स लिया है कि मोटा मोटी 1950 में उनका एमबीबीएस का डिग्री कंप्लीट हो चुका था, 1949 के आसपास। तो मैंने एक अप्रॉक्स लिया है।
और उसके बाद जैसे कि मैम ने खुद ही बोला है कि शी हैज़ सो मेनी ऑनर्स शी नो लॉन्गर रिमेंबर देम। तो ये तो बोलना ही बेकार है कि उनके पास कितना अचीवमेंट था या नहीं था। फिर भी मैंने यहाँ पे 2 अचीवमेंट्स को यहाँ पे अवार्ड को मैंने लिखा है जो उनको 1967 में मिला था पद्मा भूषण अवार्ड, और जो सेकंड अवार्ड उनको मिला था 1992 में पद्मा विभूषण अवार्ड। ठीक है? तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी ज़रा उनका एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। एजुकेशन उन्होंने पहले शी रिसीव्ड एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम रंगून मेडिकल कॉलेज। रंगून मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस का डिग्री रिसीव किया था, जो 1949 में उन्होंने 1949 के पहले उन्होंने डिग्री ये एमबीबीएस का डिग्री लिया था, क्योंकि 1949 में वो लंदन गए थे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शी रिसीव्ड अ एफआरसीपी फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन 1949, जो लंदन में वो लंदन से है। मतलब ये जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो कॉलेज है वो लंदन में है। एफआरसीपी का फुल फॉर्म है फेलोज ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ठीक है? उसके बाद जब उनका 1949 में ये एफआरसीपी रिसीव हुआ, उसके बाद उन्होंने और पढ़ाई की। उनको एफआरसीपीई फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ एडनबर्ग स्कॉटलैंड से, और उनको ये जो एफआरसीपी का डिग्री जो फेलोशिप है वो रिसीव हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैम बैठी हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही है। उन वो हमेशा बोलती थी दैट शी ऑलवेज टेल इट दैट आई एम द कस्टोडियन ऑफ द लाइब्रेरी हेयर एनएचआई। देखिए मैंने ब्रैकेट में एनएचआई लिखा है, मैं आगे जाके बताऊंगी कि एनएचआई क्या है। तो पहले तो ये बस समझ लीजिए एनएचआई का मतलब होता है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो जब वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के जो लाइब्रेरी है उसमें बैठी रहती थी, तो वो सब बुक्स पढ़ती रहती थी। उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और वो जब ये जो बुक्स पढ़ने का आदत है ना, उन्होंने अपने पापा से गेन किया था। उनके पापा को भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। और मैम बोलती रहती थी कि बुक्स मुझे हमेशा जो मेरे आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है कार्डियोलॉजी को लेके, कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर, वो मुझे अप टू डेट रखने में बहुत मदद करता है। वो मुझे दुनिया के जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो जानने में मदद करता है। तो उनको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता था। वो टैलेंटेड भी थे, और वो इसीलिए बुक्स पढ़ते थे कि उनको जो भी न्यू न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं वो जान पाए और नॉलेज गेन कर पाए। मैंने ये चीज़ पता है नोटिस किया है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे मैम को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, इलन मास्क को देख लो, जितने भी मतलब सफल सक्सेसफुल लोग हैं, उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। उन्होंने अपना डेली लाइफ का एक पार्ट बना लिया है बुक्स पढ़ना, बुक्स रीडिंग करना। जब भी उनको मौका मिले, जब भी उनको लगे कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना है या फिर डेवलपमेंट के लिए जानना है, वो बुक्स हमेशा बुक्स प्रेफर करते थे। हम लोग अभी तो इस जनरेशन में मैं भी वीडियोस देखना प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल होता है कैच करने में, रिमाइंड करने में। पर बुक्स का तो अलग ही महत्व होता है। बुक्स तो बुक्स ही होता है, उस पर बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को मिलता है, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है जो वीडियो शायद नहीं दे पाता है। तो चलिए अभी ना उनका वर्क एक्सपीरियंस देख लेते हैं, जो मैं बता रही थी एनएचआई फिर आईएचएफ सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आफ्टर कंप्लीटेड एफआरसीपीई शी मूव टू स्वीडन फॉर 3 months वेयर शी टुक कार्डियोलॉजी कोर्सेज एट द साउथर्न हॉस्पिटल। जैसे उनको एफआरसीपीई मिला था, उनको एफआरसीपी लगभग 1952 के पहले मिल चुका था। ठीक है? उसके बाद वो 3 महीने के लिए स्वीडन गए थे। वहाँ पे उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट का कोर्सेस लिया था, जो साउथर्न हॉस्पिटल में था, साउथर्न हॉस्पिटल से। ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट शी टुक कार्डियोलॉजिस्ट कोर्सेज एट द साउथर्न हॉस्पिटल। फिर उन्होंने फिर वो 1953 में जैसे ही उन्होंने वो उधर से का किया, मतलब शी टुक कोर्सेज फ्रॉम साउथर्न हॉस्पिटल। उसके बाद वो उसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने 2 सर से, जो डॉक्टर तेसागी सर थे, और एक सर थे, जो दोनों सर से वो
उनके अंडर स्टडीज़ किए। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्टडीज़ किए, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तब जाना जाता था 1952 में। उसके बाद डॉक्टर पॉल डॉडले व्हाइट सर थे उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उनके अंडर उन्होंने स्टडी किया। उस टाइम पे वो जो मॉडर्न कार्डियोलॉजी है उसके ऊपर उनके अंडर वो पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, जो डॉक्टर पॉल डॉडले व्हाइट सर थे। ये अपने में ही एक जीनियस थे, अपने में ही एक लेजेंड थे ये सर। उन्होंने अपने जो भी कोर्स था, अपने जो प्रोफेशन था उसमें मास्टरी कर चुके थे, और उसके अंदर ही उनके अंडर ही मैम पढ़ रही थी, स्टडीज कर रही थी मॉडर्न कार्डियोलॉजी के ऊपर। वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे मैम इंडिया आई, 1953 की बात है। इंडिया आके इन इंडिया एज अ लेक्चरर ही ज्वाइन एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। यहाँ का मैं बोल रही हूँ, जब वर्ल्ड वॉर में मैम वापस आई, उसके बाद मैम वापस जा भी सकती थी अपना फर्दर रिसर्च के लिए, लंदन या फिर कोई भी आउट ऑफ इंडिया वो जा सकती थी, पढ़ सकती, पर उन्होंने ये सोचा क्यों ना इंडिया में रुका जाए, अपना लाक आजमा जाए, लक तो नहीं, अपना काम किया जाए, इंडिया के लिए कुछ किया जाए। इंडिया के बारे में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ही मैं अपना क्लिनिक खोलती हूँ। ऐसे में तो जितनी भी उन्होंने अपने लाइफ में गेन किया, एक झटके में तो नहीं सोचा होगा ना, धीरे धीरे उन्होंने सोचा है कि करते हैं, करके देखते हैं। तो उन्होंने पहली बात तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने ये लिया कि वो इंडिया से मूव आउट नहीं किए, इंडिया के बाहर नहीं गए, इंडिया में रुक के उन्होंने 1953 में इंडिया के लिए काम करना सही समझा। तो फर्स्ट तो लेक्चरर उन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने 1967 में, अच्छा ठीक है, पहले मैंने 1966 की बात बोलती हूँ, ये थोड़ा इधर हो गया। शी वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी न्यू दिल्ली 1966। 1966 में वो सेक्रेटरी जनरल बने थे फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के। ठीक है, उसके बाद 1967 में शी ज्वाइन द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली इन 1967। उन्होंने 1967 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए थे। उसके बाद 1970s में, ड्यूरिंग द 1970 शी वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द 3 मेजर इंस्टीट्यूट एट द सेम टाइम। 3 मेजर इंस्टीट्यूट के एक ही साथ वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। मैं 3 जो कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट थे, मैं उनका नाम बताना चाहूंगी। फर्स्ट तो थे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट एकदम। उसके बाद सेकंड था लोकनायक हॉस्पिटल, एंड थर्ड जीबी पंत हॉस्पिटल। ये तीनों इंस्टीट्यूट के एक ही साथ वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर अशोक सेठ जी ने मैम के बारे में ये बोला है, पद्मावती जी क्रिएटेड द होल कंसेप्ट ऑफ हार्ट ट्रीटमेंट इन इंडिया फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने शी क्रिएटेड द होल कंसेप्ट ऑफ हार्ट ट्रीटमेंट इन इंडिया फ्रॉम स्क्रैच। तो अब समझ रहे हो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड और कितनी ज़्यादा काम किए थे। वो खुद ही ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने अपने आंखों के नीचे कार्डियोलॉजी को ग्रो करते हुए देखा है। मैं आगे की स्लाइड में भी ये चीज़ रखी हूँ, आप लोग देख पाओगे, उन्होंने खुद ही ये चीज़ बोला था। तो जरा उनके स्किल्स और एबिलिटीज को देख लेते हैं। मैं स्लाइड में ऐसे ही डाल दी हूँ। उनका स्किल्स तो इतने सारे हैं कि हम लोग स्लाइड में नहीं लिख सकते, बता सकते। फिर भी वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक लेक्चरर थे, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, फाउंडर ऑफ NHI भी थे, फाउंडर ऑफ AIHF भी थे। सो उनके बहुत सारे स्किल्स एंड एबिलिटीज है, मैंने तो बस 4 ही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मैम है। मैम ने एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक ओपन किया था 1954 में। यहाँ पे लिखा है शी ओपन द कार्डियोलॉजी क्लिनिक इन 1954। उनका अगर कुछ सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बोले जो अभी भी चल रहा है और फिर जिसने कार्डियोलॉजी को बहुत ग्रो किया, शी फाउंडेड द ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन, जिसको हम लोग AIHF इन 19 AIHF बोलते हैं, जो 1962 में हुआ था। देखिए, मैं जो बात बोल रही थी कि मैम ने खुद ही बोला है, आई हैव सीन द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी ग्रो अंडर माई आई। उन्होंने अपने आंखों के नीचे कार्डियोलॉजी को ग्रो करते हुए देखा है। उनका सेकंड प्रोजेक्ट, शी सेट अप द नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट NHI अंडर AIHF।
ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन इन साउथ दिल्ली इन 1981। 1981 में AIHF की अंडर ही NHI का सेटअप मैम ने किया था। उनका एक और थॉट, एक और स्टेटमेंट है दैट ट्रीट मेडिसिन एज योर सर्वेंट, यू शुड नॉट लेट देम बिकेम योर मास्टर। मेडिसिन को हमेशा सर्वेंट की तरह रखो, उसको अपना मास्टर मत बनाओ। जैसे ही मास्टर बनाओगे वो दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा उसको सिखाते रहो कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। क्योंकि मेडिसिन तो एटलीस्ट हम ही लोगों ने बनाया है ना। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वही तो मेडिसिन को बनाते हैं। तो हमें अपने मेडिसिन को गाइड करना चाहिए कि हम लोग कब लेंगे, मतलब जब प्रॉब्लम होगा, जब जरूरत पड़ेगा तब तो लेना ही पड़ेगा। पर उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट करो, मास्टर मत बनाओ कि हम लोग हमेशा डिपेंडेंट रहते। वर्क करो, मतलब हमेशा इस थॉट, बहुत डीप मीनिंग थॉट है ये, कि हम लोग अभी कुछ होता है नहीं होता है, हम लोग दवा ले लेते हैं। बुखार है, हम लोग दवा ले लेते हैं। जब जरूरत पड़े तब लो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन पहले अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट लेके हम लोग अपने ओबेसिटीज को कम कर सकते हैं। ये पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इस थॉट को मैं कैसे बोल रही हूँ आप लोगों को। मान लो कि कोई इंसान बहुत ओबेस्ट हो गया है, ठीक है, बहुत मोटापा आ गया है उसके अंदर, तो क्या करता है आजकल, कोई पिल्स ले लेता है, या फिर जो लोग बहुत पतले हैं वो कोई पिल्स लेते हैं मोटे होने के लिए। क्यों? हम लोग अपना एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके, जो लोग ओबेस्ड, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर अगर पॉसिबल नहीं होगा तो 2-3 योगा प्राणायाम डेली करके हम लोग अपने ओबेस्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस मीनिंग, इस थॉट का तो बहुत सारा मीनिंग होता है, बस मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि एक एक प्रोस्पेक्टिव से इस थॉट का मीनिंग क्या हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैम यही, मतलब मैं खत्म करना चाहती हूँ इस पीपीटी को। मैम ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैम उस दिन नहीं रुकती, इंडिया के लिए, इंडिया के बारे में सोच के, अगर उस दिन मैम नहीं रुक जाती और अगर वो दूसरे जगह या फिर लंदन वापस चली जाती, तो शायद इतनी अच्छी एक कार्डियोलॉजिस्ट हमें नहीं मिलती। अशोक जी ने और एक बात बोला था कि उन्होंने बहुत सारे न्यू अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को भी जन्म दिया है। वो खुद एक इतनी अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट थी, उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे न्यू और अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जन्म दिया है। तो थैंक्स मैम इतने अच्छे काम करने के लिए। और अब हम सब में, सबके बीच में ही है। सो आई होप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाओगे।